अच्छा भाई, इंग्लिश का पोर्शन आपका ज्यादा है, ठीक है, 20% का है। मैं आपको ग्रामर करवाऊंगा, आपने ग्राम साथ साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आपकी ग्रामर से रिलेटेड इंशाल्लाह कोई एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा इंशाल्लाह, चाहे वो जैसे मर्जी पूछ ले। जी सर, एक ठीक। एक बात, ठीक है। prepositions रट्टे लगाने होते हैं अमूमन, तो वो भी मैं आपको काफी सारी कुछ दे दूंगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दूंगा, वहां से कर लेना। दो बातें, पंक्चुएशन ऐसी करवा दूंगा, ऐसी करवा दूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका वहां से क्वेश्चन गलत हो जाए। चैलेंज है मेरा। प्रेपोजिशन का चैलेंज नहीं करूंगा, प्रेपोजिशन जनरल करवाता हूँ, जनरल में लेकिन वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस देते हैं, ठीक है, वो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस देते हैं, वहां पे इशू हो जाता है। एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कोई रूल नहीं छूटा होगा, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ जाए तो फंसोगे, अदरवाइज इंशाल्लाह क्लास के दौरान ही आपको सारी चीजें आ जाएंगी। क्लास के दौरान ही आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक एक रूल बता के प्रैक्टिस कराऊंगा, खुद आप यहाँ पर लिखोगे, सोल्व करोगे, मेहनत आपके हाथ में, ठीक है। ये इंग्लिश के हवाले से। अब बाकी है रट्टे वाला पोर्शन, ठीक है। रट्टे वाला जो पोर्शन है वो आपका ये इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेशली जितने दिन मैं कोशिश करूंगा, हमें एक हफ्ता मिलता है, हम एक हफ्ता उस पर मेहनत कर लेंगे। 3-4 दिन मिलते हैं, फाइल में शेयर कर दूंगा, ठीक है, फाइल में शेयर कर दूंगा, इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स की भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा एक ऐसा डर लगता है, डर इस तरह से कि भाई मल्टीपल फाइल शेयर कर दूं तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई एक फाइल शेयर कर दूं तो वहां पे हो सकता है उस तरह से आए ना। लेकिन मैं आपको दो फाइल शेयर करूंगा सिनोनिम एंटोनिम्स की, एक में सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम्स है, ध्यान से समझना, एक में सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, वो 400 के करीब, वो अच्छी है, ठीक है, वो नॉर्मल है, आप प्रिंट निकलवाओ, मीनिंग सर्च कर कर करके लिखो। एक दूसरी है वो नोवा वाली, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, उसमें बहुत सारे मुश्किल अल्फाज भी हैं, उसमें ट्रांसलेशन भी है, उसमें पिक्चर्स भी हैं, उसमें एक एक वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम साथ साथ भी लिखे हुए हैं, वो आउटस्टैंडिंग है, सीएसएस लेवल की है। आप देख लेना आपका पोटेंशियल क्या है, दोनों फाइल्स देख लेना, ठीक है। दोनों फाइल्स देख के आप को जो पसंद आए आप वहां से सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देना खुद से, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा है। सर फिर ऐसा कीजिएगा कि आप वो फाइल्स हमें आज या कल में सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम खुद से वो तैयार करना स्टार्ट कर दें। फिर जब आपके पास टाइम होगा तो फिर आप हमें वो करवा दीजिएगा। लेकिन तब तक मैं चाहती हूँ कि हम खुद से तो उन पे वर्क करना शुरू कर दें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही तो बात की है। मैंने यही तो बात की है कि मैं अभी आपसे शेयर कर दूंगा, अभी कर दूं या क्लास के बाद? नहीं, क्लास के बाद कर दीजिएगा, अगर मैं भूल क्लास के जाऊं तो बाद। मुझे रिमाइंड करवा देना प्लीज, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। ये मुहर्रम के दिन में भी थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि नेटवर्क ओके बंद हो सर। जाता है, हो सकता है आपको कोई रिकॉर्डिंग देनी पड़े, हम 3-4 दिन वेस्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि नेटवर्क का इशू हो जाता है 9-10 मुहर्रम को, 8 मुहर्रम को। खैर जी, अच्छे से नोट करना है आपने जो लेक्चर्स में दूंगा ये ग्रामर के, ठीक है। इसमें अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिलेबल से शुरू करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, प्रिडिकेट पढ़ेंगे, फ्रेज पढ़ेंगे, नाउन, पार्टिसिपल, जेरेंड क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें चीजें पढ़ेंगे हम। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल कहते हैं अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मतलब तलफ्फुज, जो बात हम बोल रहे होते हैं उसमें जो हिज्जे होते हैं, हिज्जे अरबी में, तो उसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जो यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो सिलेबल है, ठीक है। वो सिलेबल मेड अप ऑफ सिंगल अनइंटरप्टेड साउंड, सिंगल अनइंटरप्टेड साउंड। तो वो इसमें देखें, व, अब व जो है वो, ये एक सिंगल अनइंटरप्टेड साउंड है। टर, टर भी एक सिंगल अनइंटरप्टेड साउंड है। तो वह एक, टर दो, वाटर, वाटर। अब इसमें दो ब्रेक आ गई, वाटर तो ब्रेक आ गई ना, तो इसका मतलब ये दो सिलेबल है। क्लियर हो गई बात? इसको हम सिलेबल कहते हैं,
हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड रिमेंबर, बोलें जी, आंसर करें, शाबाश। ये लेक्चर की लेंथ सिर्फ इसलिए बढ़ेगी क्योंकि साथ साथ क्विज डाले हुए मैंने। इसमें 3। 3 हैं, कौन कौन से? रिमेम्बर। वेरी गुड, शाबाश। तो रीमेंबर, रीमेंबर 3 है। वेरी गुड, शाबाश सब। ओके, तो आपने अब यहाँ पर आपको थोड़ा अंदाजा हो गया। खुद से प्रैक्टिस क्या करनी है, खुद से 4 5 7 8 10 अल्फाज निकाल के डिफरेंट जो जहन में है उनको ब्रेक करने की कोशिश करना। आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। सेंटेंस क्या होता है जी? सेंटेंस, ये बात बतानी नहीं चाहिए वैसे, पहले वैसे शौक शौक में मैंने बता दी थी। ठीक है, क्या होता है ये, थोड़ा एक सेंटेंस जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं वो एक अलग बात होती है। एक सेंटेंस है जो हम जनरल ग्रामर में पढ़ते हैं, एक सेंटेंस है जो हम इंग्लिश कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों का थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ, आगे कभी ऐसे राइटिंग में काम आ जाएगा। अहमद इज वॉकिंग, देखो ये सेंटेंस कंप्लीट है, बजाहिर आम इंग्लिश के लिहाज से ही कंप्लीट है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है ना, जब आप ऐसे राइटिंग करते हो वो कहता है कि कंप्लीट थॉट देना चाहिए। कंप्लीट थॉट का मतलब होता है कि कोई भी काम हो रहा है ना, एक्शन हो रहा है, तो उसका कॉज बताइए। ठीक है, कॉज जब तक नहीं बताएंगे, अहमद वॉक कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ का जब तक वो आंसर ना करे, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट, जब तक इन 5 चीजों की, 5 क्वेश्चंस का, 5 में से किसी एक का आंसर ना करे, तब तक वो कंप्लीट थॉट नहीं देता। किसी आम इंग्लिश के टीचर से ये बात पूछना भी ना, उसको नहीं पता होगा। मेजर पार्ट्स क्या हैं जी सेंटेंस के, यहां पे आ जाते हैं, सिंपल करते हैं जी। पार्ट क्या है, एक है सब्जेक्ट, ये वाला अहमद, इस अहमद के अलावा जो कुछ भी है उसको हम कहते हैं प्रीडिकेट। दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्रीडिकेट इंपॉर्टेंट है। हम सेंटेंस पूरा जानते हैं कि किस तरह से लिखते हैं, प्रीडिकेट का पता नहीं होता। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है वो प्रीडिकेट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, एंड इंडिकेट हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस है उसको नाउन प्रोनाउन कहते हैं। प्रीडिकेट क्या होता है, प्रीडिकेट कंटेन्स वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड अदर वर्ब्स, जिसमें एडवर्ब भी आ सकते हैं, जिसमें एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं। ठीक है, कंजंक्शन भी आ सकती हैं, प्रपोजिशंस भी आ सकती हैं। डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को डील कर रहा है, सब्जेक्ट की स्टेट बता रहा है, सब्जेक्ट का एक्शन बता रहा है प्रेडिकेट। सिंपल मीनिंग में, सिंपल बात करें तो पार्ट ऑफ सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट उसको प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है वो प्रेडिकेट है। हाँ भाई, वाजे हो गई बात, आसान है ना। यस सर। द डॉग सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग इन द पार्क, इज प्लेइंग इन द पार्क ये प्रीडिकेट है। तो प्रीडिकेट अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस सेंटेंस में प्रीडिकेट क्या है, तो आपके ऑप्शन क्या होंगे, इन द पार्क, प्लेइंग इन द पार्क, या इज प्लेइंग इन द पार्क। तो आप उसको क्या कहोगे सर, इज प्लेइंग, यानी कि सब्जेक्ट को साइड में कर दो, बाकी जो है वो प्रीडिकेट है। द स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड एंड पास्ड ऑल देयर एग्जाम्स, the students studied hard and passed all their exams, स्टूडेंट्स को निकाल दो। इधर दो वर्ब हैं, यहां पर एक स्टडीड है, एक पास्ड है, दो वर्ब हैं, दोनों के दोनों सारे क्या करेंगे, प्रिडिकेट करेंगे। अब आप एक सेंटेंस लिखें, एक सेंटेंस लिखें, जो कोई स्टूडेंट्स आपने लिख रहे हैं, आप लिखें, कौन कौन है यहाँ पर, आप लिखें अली, अली एंड इकरामुल्ला वर
स्टडी तो नहीं कहेंगे, वर प्लेइंग इन द पार्क। अली पढ़ने वाला वैसे। अली एंड इकरामुल्लाह वर प्लेइंग इन द पार्क। बताएं जी, प्रीडिकेट कौन सा है? वर प्लेइंग इन द पार्क। यस, वेरी गुड, शाबाश। तो जब दो वर्ब आ जाएं तो दोनों के दो दो सब्जेक्ट आ जाएं तो दोनों को एक्सक्लूड करना है, एक को नहीं। ठीक है, दोनों को एक्सक्लूड कर देना है। जॉन एंड सारा वेंट टू द पार्क। तो जब जॉन एंड सारा वेंट टू द पार्क है तो आपने दोनों के दोनों सब्जेक्ट को साइड में कर देना है। जी, अब ये सेंटेंस दे रहा हूं मैं, बताएं इसमें प्रेडिकेट कौन सा है? While the children were playing outside, Sarah and Tom finished cooking dinner. ये फर्स्ट वाले में वेयर प्लेइंग आउटसाइड हम्म, एंड फिनिश्ड कुकिंग डिनर। ये किसने बताया है? मैंने। ये अच्छा, ये कलर कलर को देख के जो ना इसने कहा कि हाँ भाई ये कलर हुआ हुआ है, यही होगा। ही नहीं, मुझे आता भी है, समझ आ गई है सर, इजी है। अच्छा, वाइल भी आएगा, ये वाइल कंजंक्शन है, ये प्रेडिकेट का पार्ट है जी। वाइल प्रेडिकेट का पार्ट है, वाइल सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, वाइल प्रेडिकेट का पार्ट है, ये याद रखना। वाइल वर प्लेइंग, ये भी प्रेडिकेट है। और फिनिश्ड कुकिंग डिनर, ये भी प्रेडिकेट है। While the children were playing outside, the Tom and Sarah finished cooking dinner. ठीक है, ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को निकाल दो, सब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, जहां भी आ रहे साइड में कर दो। नेक्स्ट है फ्रेज। फ्रेज किसको कहते हैं? फ्रेज कहते हैं जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू एक्सप्रेस एन आइडिया। कोई एक स्पेसिफिक आइडिया देना है उन्होंने, लेकिन उसमें ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है। सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है। फ्रेज एक बहुत बड़ी दुनिया का नाम है, याद रखना। जब आप ऐसे लिखते हो, हमारे यहाँ ऐसे लिखे नहीं जाते ना अच्छे। जिसको फ्रेजेस और क्लॉजेस पे ग्रिप हो जाए वो इंतहाई खूबसूरत इंग्लिश लिख सकता है। जिसको फ्रेजेस और क्लॉजेस पे ग्रिप हो जाए, ठीक है। तो ये फ्रेज और क्लॉज, फ्रेज एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें इंतहाई खूबसूरत सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जिसमें आप अक्सर आपको इस पे ग्रिप नहीं होती तो आप घूम जाते हो। तो इसमें मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, टच दूंगा कि ये होता क्या है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको एमसीक्यूज के पेपर में। तो जब भी कोई सिर्फ एक आइडिया दे रहा है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है जो जस्ट एक आइडिया दे रहा है, उसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, तो आप उसको फ्रेज कहते हो। मिसाल के तौर पे वर्ब फ्रेज, ठीक है। वर्ब फ्रेज खुद एक वर्ब, वर्ब फ्रेज है, वो किस तरह से आएगी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन, इसमें एक वर्ब है और उस वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल वर्ब भी है। देखें, अगर सिंपल एक वर्ड आ जाए, एक वर्ब आ जाए, सिंपल एक वर्ब आ जाए तो उसको वर्ब कहेंगे। इस वर्ब के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए तो उसको वर्ब फ्रेज कहेंगे। कैसे? देखें, जेमी कैन रन 4 माइल्स एवरी डे। अब यहां पे देखें, अगर सिर्फ रन आता, रन, तो ये तो वर्ब हो गया, लेकिन जो कैन रन है इसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। इसी तरह अगर जेमी भी आ जाए, जेमी कैन रन, यहां पर ये तो पूरा सेंटेंस बन गया, जेमी कैन रन। लेकिन इसको फ्रेज की फॉर्म में अलग से लिखा जाता है, जिसका अपना कोई मीनिंग ना हो, जस्ट एक आइडिया देने के लिए हो, तो उसको नाउन फ्रेज भी कहते हैं। आगे भी शायद एक जगह पर आएगी। यहाँ पर जेमी के साथ मिलाओगे तो ये तो वर्ब, ये नाउन फ्रेज नहीं बनेगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। जेमी कैन रन, जेमी दौड़ सकता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आप नाउन को भी मिला लोगे तो नाउन फ्रेज बन जाएगा। याद रखें, वंस अगेन रिपीट करता हूं कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो जस्ट एक आइडिया देता है।
सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, कंप्लीट थॉट होती है सेंटेंस, फ्रेज कंप्लीट थॉट नहीं होती। जिस तरह कैन रन, इसमें कोई थॉट है कंप्लीट? कोई भी नहीं है। prepositional फ्रेज, prepositional फ्रेज क्या जी? जिसमें एक preposition हो और उसका ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है जी? कोई बताएगा ऑब्जेक्ट की कोई एग्जांपल है? ऑब्जेक्ट की कोई एग्जांपल है? पता लगे आप में से कितने साइंसदान हैं। बुक पेंसिल, वेरी गुड। बुक पेंसिल। अच्छा इधर देखो फ्रेज लिख भी दिया, इन द पार्क, ऑन द टेबल, इन द गार्डन, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री। ये सब क्या है, prepositional फ्रेज हैं। वेरी गुड, शाबाश। द बुक ऑन द टेबल, अब ये जो ऑन द टेबल है, ये क्या है? ये फ्रेज है, prepositional फ्रेज है। द बुक ऑन द टेबल, ध्यान से समझे, ये नाउन फ्रेज आ गई। द बुक, बुक सब्जेक्ट है ना, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। इसमें वर्ब फ्रेज नहीं है। नहीं वर्ब फ्रेज नहीं, वर्ब फ्रेज नहीं है। तो द बुक ऑन द टेबल, इसका कोई मीनिंग है? द बुक ऑन द टेबल, इसका कोई मीनिंग है? ये एक जनरल आइडिया है। जब ये जनरल आइडिया है तो इसको फ्रेज कहेंगे, इसको कहेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बन गई है। दो साथ साथ बता रहा हूँ। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव मतलब जिसमें एडजेक्टिव के साथ बनाओ। एक एडजेक्टिव फ्रेज क्या करती है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, जो किसी नाउन के फौरन बाद आता है। कैसे? द हाउस विद द रेड डोर, विद द रेड डोर इज फॉर सेल। द हाउस विद द रेड डोर। अब यहां पर देखें, ये जो विद द रेड डोर है, इसने इस हाउस के साथ इसको जोड़ दिया। इसने जो हाउस है विद द रेड डोर, इसका क्या मतलब हुआ कि वो वाला घर जिसका लाल दरवाजा है। इसका मतलब ये एक ऐसे जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है। हाउस सिंपल हो तो पता नहीं है, लेकिन वो वाला घर जिसका दरवाजा सुर्ख है, रेड है, तो इसने क्या किया, विद द रेड डोर। हालांकि ये prepositional फ्रेज भी है, लेकिन चूंकि ये इस नाउन को एक्सप्लेन कर रही है, ये वाली फ्रेज इस नाउन को चूंकि एक्सप्लेन कर रही है, तो हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज भी है ये। थोड़ी सी मुश्किल बात है। आगे चलते हैं, अपोजिटिव फ्रेज। दिलचस्प फ्रेज है जी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम किसी नाउन के बारे में, इन्फॉर्म अबाउट नाउन एग्जिस्टेंस, किसी नाउन के बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पे मिस्टर अली, कोमा, द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री, वो जो फैक्ट्री का ऑनर है, कॉल्ड अ मीटिंग, उसने एक मीटिंग बुलाई। तो क्या किया पॉजिटिव फ्रेज ने, मिस्टर अली को एक्सप्लेन करके रख दिया कोमो के अंदर। मिस्टर अली कौन है मुझे नहीं पता, द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री। ये लाइन जुड़ी हुई किस तरह है, मिस्टर अली कॉल्ड अ मीटिंग, एक्चुअल में ये ऐसे है, पाकिस्तान, कोमा, हार्ड कंट्री, इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। अब आप एक पॉजिटिव फ्रेज लिखें, शाबाश, एक पॉजिटिव फ्रेज लिखें। द अरेबिक स्टूडेंट, स्टूडेंट ही कहेंगे ना, क्या कहेंगे, द अरेबिक स्टूडेंट, कोमा, गुल रविश, द अरेबिक स्टूडेंट, कोमा, गुल रविश, कोमा क्लोज, डोंट नो हाउ टू स्पीक अरबी, अरेबिक, does not know, sorry, the Arabic student, comma, Gul Ravish, comma, close, does not know how to speak Arabic fluently.
जी बताएं, इसमें कौन सी है पॉजिटिव फ्रेज? बताएं भाई। गुल मेरा रविश है। हम्म। मेरा नेम कट करके बाकी सारी वो है अपोजिट फ्रेज। बाकी सारी क्या है? ऑपोजिट फ्रेज है। सारा इसमें सारी सारी पॉजिटिव फ्रेज है जो मैंने बताई हुई है। नहीं। फिर Gul Ravish, the Arabic student did not know how to speak Arabic fluently. जी अली, क्या है इसमें पॉजिटिव फ्रेज? इस सेंटेंस पे क्रॉस लगा दो, ये गलत सेंटेंस है। ये सेंटेंस ही गलत है। जब सेंटेंस ही गलत है तो हम किस तरह से निकालेंगे पॉजिटिव फ्रेज? सेंटेंस कैसे गलत है कि नाउन के अंदर एक्सप्लेनेशन आती है। पहले आप नाउन दे देते हो, मिस्टर अली नाम दे दिया आपने, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आती है कॉमा के अंदर। दोनों कॉमे के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन आती है। हमने तो बात ही उल्टी कर दी है। हमने लिखा द अरेबिक स्टूडेंट, इसका मतलब हमने डिटेल पहले दे दिया है और नाम जो पर्सन है उसको इन्वर्ट इसको कॉमे में लिख दिया। तो हमारा स्ट्रक्चर गलत हो गया। स्ट्रक्चर सही करके लिखें, शाबाश। सही करके लिखें स्ट्रक्चर, और मुझे बताएं क्या लिखा है। सर मैंने और ये शगुफ्ता जो स्टूडेंट है उन्होंने इसका स्ट्रक्चर लिखा है, वो देख लें सर। बिल्कुल ठीक लिखा आपने। अली, a skilled musician plays the guitar. Very good, shabash. Sir Raghib, comma, the teacher of English class is teaching us. ठीक है, शाबाश। गुल रविश, कोमा, द अरेबिक स्टूडेंट, द का टी छोटा आएगा। द अरेबिक स्टूडेंट डज नॉट नो हाउ टू स्पीक अरेबिक फ्लुएंटली। वेरी गुड, शाबाश। ठीक करके लिख दिया हमने, तो हमें ये भी आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, फ्रेज। शाबाश, ठीक है किश्वर। अभी इसको और तरह से भी लिखा जाएगा, आगे क्लॉज पढ़ोगे ना फिर बताऊंगा। इस फ्रेज को कैसे क्लॉज में बदल के लिखते हैं, वो बड़े मजेदार है। अच्छा जी, नाउन फ्रेज, माय बेस्ट फ्रेंड वगैरह इसको छोड़ देते हैं कॉन्सेप्ट। इधर से देखें जी, बताएं। आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट न्यू ब्लैक शर्ट इज माइन। फ्रेज बताएं, कौन सी फ्रेज है इसमें? क्या है फ्रेज? ईश्वर, थोड़ी सी गलती की है। नहीं, गलत। राबिया, भी आप फ्रेज पे पीछे वाली फ्रेज पे पढ़ी हो। इसमें फ्रेज जो है ना, दैट न्यू ब्लैक शर्ट, ये सारा फ्रेज है। दैट न्यू ब्लैक शर्ट, ये सारा फ्रेज है। और फ्रेज का नाम क्या है? नाउन फ्रेज। ये सारा नाउन फ्रेज है, दैट न्यू ब्लैक शर्ट। ठीक है, ये सारा फ्रेज है। दैट न्यू ब्लैक शर्ट इज अ फ्रेज। अब हम आते हैं अपने प्रॉपर ग्रामर, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उस तरफ आते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, कभी बचपन में पढ़े होंगे। आप में से कोई स्टूडेंट इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं है?
इस बैच में कोई इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं है? सर इंग्लिश सारी सीखी हुई है लेकिन वो फिर भूल जाती है। नहीं, वो एक अलग बात है। मैंने सवाल किया कि कोई एमए इंग्लिश, एमफिल इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं है हमारे बैच में? स्टूडेंट नहीं है, सर है। वो कौन है? सर रागिब। और मुझे तो इंग्लिश आती नहीं थी, मैं तो निकम्मा था बहुत ज्यादा। ये तो आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के स्टूडेंट्स फेल हो के पता लगे, अच्छा ये भी गलत पढ़ाया मैंने, ये भी गलत, इस तरह से इंग्लिश आई है। अच्छा। तो मैं भी ऐसे अरेबिक सीख जाऊंगी सर। इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह जी। अच्छा भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें। नाउन प्रोनाउन। मेरी एक स्टूडेंट थी अभी 2-3 बैच पहले, एम फिल इंग्लिश उनका कंटिन्यू था शायद उस वक्त, तो वो बहुत इम्प्रेस हुई थी मेरी इंग्लिश से। ठीक है, ये जो इंग्लिश के लेक्चर है ना मेरे, मैं 2-3 CSP से इंग्लिश पढ़ा हूँ, CSP ऑफिसर से। और एक की तो डिग्री ऑक्सफोर्ड की थी, MA इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड की थी। और कुछ BA की इंग्लिश से मैंने कंपाइल किए हैं, ये तो फिर भी मैंने PPSC के लेवल के अलहदा किए हैं। CSS लेवल के जो लेक्चर्स है ना, वो बहुत मैंने डीप कलेक्ट किए हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है? रिलायबिलिटी, रिलाई करना है। ठीक है, अच्छे से तैयार करना है। नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन। अब नाउन सबको पता है क्या होता है जी, किसी भी चीज का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। किसी भी चीज का नाम है उसको नाउन कहते हैं। अब जो चीज आती है उसको तो नहीं करना, जो चीज नहीं आती उसको करना है। क्या जी, सबको पता है पर्सन का भी नाम होता है। यहाँ पे इकरामुल्ला है, अली है, ठीक है, और किश्वर है, मलाइका है, मारफा है, मिसबा है, अब्दुल्ला है। तो इससे डिफरेंट है। तो एक तो ये किसी का नाम हो गया, ठीक है। इवन इंजीनियर भी एक नाम है, ठीक है, इसको हम कॉमन नाउन कह देते हैं। ब्लैक स्मिथ है, ड्राइवर है, ये सब है। प्लेसेस, रॉयल फोर्ट, DH लाहौर, रोम वगैरह प्लेसेस के नाम होते हैं, थिंग्स के नाम होते हैं। अब ये तो आपको सबको पता है, टेबल भी एक नाम है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑनेस्टी भी एक नाउन है, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप भी एक नाउन है, कैपिटलिज्म भी एक नाउन है, ये भी पता होना चाहिए। आप अगर कहते हो कि ही इज डांसिंग, तो नहीं, डांस ये एक नाउन है। ड्रीम, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मीन गुफ्तगू करना। राइटिंग, ओहो सॉरी ये गलत आ गया, राइटिंग तो लिखना होता है। रनिंग, ये दोनों लफ्ज गलत आ गए, ये तो नाउन नहीं हो सकते। एवरीथिंग इन द वर्ड इज कॉल्ड नाउन। भाई गलती हो जाती है, ये रनिंग, राइटिंग, ये नाउन है, ओ सॉरी वर्ब है ना ये तो। वैसे ये क्यों आ गए, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? आखिर इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने वर्ब यहाँ क्यों डाल दिए हैं? क्या ये नाउन नहीं हो सकते? क्यों भाई, किसको यकीन है अपने उस्ताद पे? बताएं जी, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको कह दूं ये नाउन है? जी सर, ये जेरेंड में नाउन एज अ नाउन काम करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। बाकी मखलूक से भी पूछने दो ताकि सर चेक कर सकें। ये ज्यादातर वर्ब वाले हैं, ठीक है जी। जो वर्ब वाले हैं उन्होंने होश में रहना है, इसको हम आगे प्रूव करेंगे कि नाउन है, ठीक है। उम्मीद है कि इसी लेक्चर में प्रूव करेंगे। मुझे आपके मैसेज भी देखने होते हैं, इसलिए थोड़ी क्लास इंटरप्ट हो जाती है। ये जनाब, ये वर्ब तो हैं लेकिन इनको हम नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको देखना बहुत जरूरी है, इसको तफसील से देखना आपने।
अब हम होते हैं काउंट और वीएस मास नाउन। काउंट नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मास नाउन जिनको काउंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे दोज विच आर काउंट, जो काउंट किए, जैसे बुक्स हैं, पता है अभी 5 10 15 बुक्स हैं, पेन है, टेबल है, 8 10 टेबल रखी हुई है जी घर में, पता है, गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि चीनी है, पानी है, इसको वेट तो कर सकते हो, मैयर तो कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते। आप बता सकते हो 5 पानी 10 पानी, नहीं। 1 गिलास पानी तो कह सकते हो, 2 गिलास पानी भी कह सकते हो, काउंट नहीं कर सकते। तो ये मास नाउन हो गया। नाउन की और क्या कौन सी किस्में है जी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से समझिएगा जी, ये कोई आम लेक्चर नहीं है जो भी आपको मैं देने लगा हूँ। अगर आप सोचो कि ये सब चीजें तो पढ़ी हुई हैं, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हमें पता है, आपको हो सकता है 80% पता हो, नो डाउट, सब पढ़े लिखे हो, सबने 12वीं तक की इंग्लिश अच्छे से की होगी यकीनन, कोई चीजें भूल भी गई होंगी, लेकिन मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि 15 से 20% कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको सीखना है, तो उसी को पकड़ना है आपने। 80% मैं आपको बता रहा हूँ कि आता होगा आपको। ठीक है, अब आपको सबको पता प्रॉपर नाउन क्या होता है, आपसे पूछ लूं अभी बता दोगे कि किसी भी शख्स का एक स्पेसिफिक नाम, किसी जगह का स्पेसिफिक नाम, उसको कनाडा है, लाहौर है, रॉयल फोर्ट है, ताजमहल है, वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, न्यूटन जो है वो ग्रेट साइंटिस्ट है। अब ये सबको पता है आपको, लेकिन क्या ये न्यूटन कॉमन नाउन हो सकता है? बताइए जी। जो कहेगा हाँ, मैं उससे पूछूंगा कैसे। न्यूटन तो, यस सर। बताएं कैसे। कॉमन पर्सन का नेम है ना। जी, कॉमन नाउन भी तो यही होता है ना, नेम ऑफ कॉमन पर्सन, तो न्यूटन तो कॉमन ही है, हर किसी को पता है। खुदा का खौफ करो। अच्छा। सबको पता है तो कॉमन हो गया। अच्छा भैया, मैं मजाक में कहता हूँ, आपने इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, आपने इससे डिस्करेज नहीं होना, ये कॉमन नहीं है। अगर सबको पता है इसका मतलब ये थोड़ी कॉमन थोड़ी हो जाता है। कॉमन का मतलब देखो, ध्यान से समझो, आपने जो बात की है ना वो बिल्कुल गलत बात की है, गलत इस तरह से। कॉमन का मतलब ये नहीं होता कि सबको पता है तो कॉमन है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो जनरल मीनिंग में आए। मिसाल के तौर पे, किसने कहा था कॉमन है ये? मैंने। गुल रविशी है कहने वाली। अब गुल रविश को किस तरह से समझाएं? मतलब आप किस तरह, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आप जहां भी जाती हो, क्या आपके वहां पर कैट्स हैं, कैट्स? यस, घर में, कॉलेज घर, में है। कॉलेज में है कैट्स। अब लफ्ज अगर जी। कैट इस्तेमाल करें, कैट लफ्ज कैट इस्तेमाल करें, तो पूरी दुनिया में कैट है, तो वो जी। पूरी दुनिया की कैट हैं वो, या डॉग्स की बात कर लें, पूरी आपके उधर आसपास डॉग कुत्ते होंगे, कोई भी लफ्ज जब डॉग इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब कोई भी डॉग हो सकता है, वो कॉमन है। इसका मतलब उसमें पूरी दुनिया के डॉग्स आ सकते हैं उस वर्ड के अंदर। लेकिन आपको पता है एक कुत्ता था ऐसा, कुत्ती थी समझ लें, उसका नाम था लाइका। लाइका, नाम सुना है कभी लाइका कुत्ती का? नहीं सो सर, उसको स्पेस में भेजा था। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो ये आपने ये लफ्ज ऐसे कहते हुए भी बुरा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ये इसको गाली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक जाहिर है उसका कॉमन नाम है। चांद पे गई थी, चांद पे नहीं गई थी, खिला में गई थी, लाइका। तो जब आपने उस फीमेल डॉग का नाम ले दिया लाइका, तो वो एक स्पेसिफिक हो गई। कम समझ आ गई बात, एक स्पेसिफिक हो गई वो, उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो न्यूटन जो है वो एक ही बंदा है, उस बंदे का नाम पता है हमें कि ये न्यूटन है, और वो एक ही बंदा है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इसको कॉमन नाउन में कैसे यूज करेंगे अभी देखते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? डॉग, प्रोफेसर, सिटी, ये। मिसाल के तौर पे जब आप कहोगे टीचर, टीचर कॉमन है, उसमें मैडम आयशा भी आ जाएगी और मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप कहोगे मैडम आयशा, तो इसका मतलब वो सिर्फ मैडम आयशा ही होंगी,
और कोई नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? इसको कहते हैं कॉमन। फिर देखें कलेक्टिव नाउन, वो बात कहाँ चली गई न्यूटन वाली। चलो वैसे लिखवाता हूँ, हो सकता है स्लाइड मैंने स्किप हो रही हो। अब आप देखें, मैं ये बताता हूँ कि हो सकता है आगे आ जाए कि प्रॉपर नाउन को कैसे कॉमन नाउन में। अब हम कहें, अब हम एक सेंटेंस लिखें, शाबाश। आवाज कट रही है जी? किसी और को भी इशू है? नहीं। नहीं है, इसका मतलब राबी आपके पास इशू है। एक सेंटेंस लिखें, सेंटेंस लिखें कि, एक सेकंड। उमर, उमर लिखें जी। उमर इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। उमर इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। क्या मतलब हुआ इसका? पहली बात तो इसको दा लग गया, कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं लगता। न्यूटन के साथ दा लगा दिया मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन को मैंने एक जनरल जीनियस के तौर पे इस्तेमाल किया। उमर प्रॉपर नाउन है, उमर मेरा स्टूडेंट है, लेकिन न्यूटन जो है उसको प्रॉपर बना दिया। अब मैं यूं भी कह सकता हूं, गुल रविश इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। वासिफ अली इज द सर न्यूटन ऑफ आवर क्लास जी। सर वो स्पेसिफिक एबिलिटी जब बताते हैं किसी इंसान को किसी दूसरे के साथ मैच कर, तो फिर दा लग जाता है प्रॉपर नाउन के साथ। नहीं, वो आपने जब उसको कॉमन बना दिया तो विदा लग सकता है। और वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसकी हम उसकी पर्सनैलिटी को यूज नहीं कर रहे, उसके करेक्टर को यूज कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी को यूज कर रहे हैं, जिस तरह आपने अभी कहा। उसके अंदर वो जो खूबी थी, जब आप बताओगे कि न्यूटन क्या है, न्यूटन के नाम जैसे ही आएगा समझ लेंगे जीनियस है कोई। क्लास एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करना। जिस तरह अब अगर हम कह दें कि किश्वर इज द क्वीन विक्टोरिया ऑफ आवर कॉलेज, मतलब हमारी कॉलेज की क्वीन विक्टोरिया, इसका मतलब इसके पास पैसा ज्यादा होता है। साफ सी बात है, ये जहन में आएगा ना, ये विक्टोरिया है हमारी क्लास की, सबको दावतें खिलाती है, सबको पैसे बांटती है, कह सकते हैं ना। तो आपके जहन में, तो इस तरह से हम उसको प्रॉपर से कॉमन नाउन में यूज कर सकते हैं। समझ आई कि ऊपर से गई?